हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं भाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में, जो हमारी नेट की सेकंड यूनिट में लगाई गई है। संविधान में कुल भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाओं को रखा गया था। संविधान के 21वें संशोधन 1967 के अंतर्गत हिंदी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संविधान के 71वें संशोधन 1992 के द्वारा इसके अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भी जोड़ा गया। इसे हम नमक के द्वारा याद रख सकते हैं। नमक से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। संविधान के 92वें संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। इसको बोडो मास के द्वारा याद रख सकते हैं। बो से बोडो, डो से डोंगरी, मै से मैथिली, माँ से मैथिली और सै से संताली। संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 में 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है, जो वर्तमान में जो 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। इन 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल होती हैं? असमिया, डोकर नेपाली, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये सभी 22 भाषाएं हैं। ये हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है इनको स्थान दिया गया है। उसके बाद 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 17वें में राजभाषा का जिक्र है। इस भाग में 4 अध्याय हैं, जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के अंतर्गत समाहित है। ये अध्याय मुंशी आयंगर के फार्मूला से विख्यात है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120(1) और 210 में संसद एवं विधान मंडलों के भाषा संबंधी वर्णन है। सबसे पहले आता है हमारा अनुच्छेद 120(1). संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है, तो उसे लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 120(2). जब तक संसद विधि द्वारा कोई अन्यथा उपबंध न कर दिए जाएं, तब तक संविधान आरंभ से 15 वर्ष की अवधि के पश्चात संसद का कार्य केवल हिंदी में ही होगा। इसके बाद हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 210। राज्य के विधानमंडल में कार्य हिंदी, अंग्रेजी या राजकीय भाषा में होगा। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों भाषाओं में विचार प्रकट करने में असमर्थ है, तो विधान परिषद का सभापति या विधानसभा का अध्यक्ष उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि तक ही होगा। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 344। संविधान के आरंभ होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर क्या करेगा? सुझाव देगा। इसी प्रकार का उपयोग संविधान के आरंभ के 10 वर्ष बाद भी गठित किया जाएगा, जो भारत की उन्नति की प्रक्रिया व अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें रखेगा। इन सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति राय देगी, जिसे राष्ट्रपति इच्छानुसार निर्देश जारी करेगा। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 345। किसी राज्य का विधानमंडल विधि के कार्य के लिए किसी एक भाषा को निर्धारित करेगा, नहीं तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 346। संघ द्वारा निर्धारित भाषा ही किसी राज्य या संघ की सरकार के बीच या एक राज्य से दूसरे राज्यों की सिफारिशों के बीच पत्राचार की भाषा होगी। परंतु 2 या 2 से अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 343। यदि किसी राज्य के बहुसंख्यक लोग उस राज्य में बोली जाने वाली किसी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग रखें, तो राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार उस राज्य के किसी भूभाग या संपूर्ण राज्य में कार्य के लिए मान्यता दी जा सकती है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 348। जब तक संसद विधि द्वारा कोई अन्य उपबंध न कर दिया जाए, तब तक उसके संघ न्यायालय व उच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट भी सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में ही होगी। अनुच्छेद 349। यदि संसद राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी तथा राष्ट्रपति उन्हें समझ अनुसार मंजूरी देगा।
उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 385। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों के हितों की रक्षा करेगा। इन अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की सुविधा निश्चित करेगा। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 351। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास तथा उसका प्रसार करे। संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति बन सके। संघ का यह भी कर्तव्य होगा कि मुख्य रूप से संस्कृत तथा गौण रूप से अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि की जाए। अब राजभाषा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो किसने क्या क्या कहे हैं। हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा मानते हैं, ये कहा है महात्मा गांधी ने। अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला है तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। परंतु अगर स्वराज्य करोड़ों भूखे मरने वाले निरक्षरों दलितों आदि का हो और उनके लिए होने वाला हो तो हिंदी एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। ये बात किसने कही थी? ये भी महात्मा गांधी ने ही कही थी। उसके बाद है मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय एक ही भाषा हिंदी समझने और बोलने लग जाए। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने कही। उसके बाद हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। ये लाइन केशव चंद्र सेन ने कही। इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, राजा राम मोहन राय ने कही है। हिंदी का प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही। हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के बड़े भूभाग में बोली जाती है और वह है हिंदी। ये कही रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद है भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ये एनी बेसेंट ने कही। हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा वरन बोलने और समझने वालों की संख्या में दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। ये कहा था फादर कामिल बुल्के ने। हमारी देवनागरी इस देश की नहीं समस्त संसार की बोलियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। सेठ गोविंद दास ने। मैं हिंदी के प्रचार राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। पुरुषोत्तम दास टंडन ने कही। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन। हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। वीवी गिरी। हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है। ज्ञानजल सिंह। हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। मैं पूंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन क्षेत्रवृत्ति से उठकर ही हम कर सकते राष्ट्र संगठन जन राष्ट्र संगठन। ये कही है हमारी पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत ने। दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके अनुयायियों सहयोगियों ने जितना हिंदी प्रचार किया उतना और किसी नेता राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया। रामविलास शर्मा। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियाँ। हिंदी की 5 तो उपभाषाएं व 18 बोलियाँ हैं। सबसे पहले हमारी आती है वैदिक संस्कृत। ये 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। फिर आती है लौकिक संस्कृत 1000 पूर्व ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर आती है पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद प्राकृत 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर अपभ्रंश है हमारी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। अपभ्रंश की भी जो है 5 भागों में हम बांटते हैं अपभ्रंश को। सोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, राजस्थानी और पहाड़ी। जो सोरसैनी अपभ्रंश है उसको पश्चिमी हिंदी कहा जाता है। इसमें 5 बोलियां शामिल है। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और बांगरू। इसको हम ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। बस पश्चिम के ब्रज क्षेत्र में बुंदेल व कन्नौज का युद्ध हुआ और खड़े खड़े सब कुछ बांगर बन गया। पश्चिम यानी पश्चिमी हिंदी, ब्रज क्षेत्र ब्रज भाषा, बुंदेल यानी कि बुंदेली, कन्नौज से याद रखेंगे कन्नौजी, युद्ध हुआ और खड़े खड़े यानी कि खड़ी बोली, सब कुछ बांगर बन गया, बांगर से बांगरू।
उसके बाद आती है हमारी अर्धमागधी। अर्धमागधी यानी इसको पूर्वी हिंदी भी बोला जाता है। पूर्वी हिंदी में भी 3 बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। इसको हम ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। पूर्व के छत्तीसगढ़ से आधे लोग भाग जाते हैं यानी कि पूर्व से पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ और आधे लोग भाग जाते हैं, यानी कि याद रखेंगे अवधी और बघेली। या फिर इसकी दूसरी ट्रिक है ABC पढ़ते हैं। पूरे हिंदी में ABC पढ़ते हैं यानी कि हिंदी पूरे से पूर्व हिंदी ABC, A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार से याद रखेंगे। उसके बाद है मागधी। मागधी को भी यार हिंदी भी कहा जाता है। इसमें भी 3 बोलियां